नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में 3 अक्टूबर की दोपहर पेश आए पुरतशद्दुद वाक़े का अनकट वीडियो सामने आया, जिसमें एहतजाज कर रहे किसानों को एक थार जीप तेज़ रफ्तार में रौंदते हुए दिख रही है। जीप के पीछे इनोवा और स्कॉर्पियो भी गुजरी। इतने में भगदड़ मच गई। अब तक वाक़े के 3 वीडियो सामने आ चुके हैं। हालांकि इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकती है कि गाड़ियों में कौन कौन सवार है। इस वाक़े से किसानों में बल्कि पूरे सियासी हलकों में इस वाक़े को लेकर गुस्सा बना हुआ है। नया वीडियो 45 सेकंड का है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई, इसलिए इसे अनकट कहा जा रहा है। जबकि इससे पहले 5 अक्टूबर के सामने आया वीडियो 27 सेकंड का था, उसे स्लो मोशन में जारी किया गया था। भारतीय किसान यूनियन के कायद राम सिंह गिलोनी के मुताबिक किसान तहरीक में सैकड़ों की तादाद में भीड़ थी। पुलिस की फोर्स भी तैनात थी, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी। शाम को वो डायल से सभी से बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक तिकुनिया की तरफ से 3 गाड़ियां तेज़ी से आती हुई दिखाई दी। सभी गाड़ियां करीब 80 से 90 की स्पीड में थी। आगे जाकर तीनों कारें पलट गईं। इस दौरान गाड़ी से मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उतरते ही फायरिंग करते हुए भागने लगे। लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तब पुलिस ने उन्हें पकड़ा और आगे जो गाड़ी थी उसमें बिठाकर ले गई। लखीमपुर खीरी वाक़े में सियासी घमासान के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जुमेरात के रोज चीफ जस्टिस NV रमना की बेंच में इसकी सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने यूपी हुकूमत से कल तक यानी जुमे के रोज तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि बताएं कि कौन मुलजिम है, FIR किसके खिलाफ दर्ज की गई है और गिरफ्तारी किस किस की हुई है। इस मामले में जुमे के रोज फिर सुनवाई होगी। जुमेरात की सुनवाई के दौरान यूपी हुकूमत की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है। साथ ही एक रुकनी जुडिशल कमीशन भी बनाया गया है जो अपनी रिपोर्ट हुकूमत को देगा। पहले ये जानकारी सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुमोटो लिया है, लेकिन जुमेरात को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बताया कि 2 वकीलों की चिट्ठी की बुनियाद पर हमने कोर्ट की रजिस्ट्री से इस मामले को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर रजिस्टर करने को कहा था, लेकिन गलतफहमी की वजह से इसे सुमोटो के तौर पर दर्ज कर लिया गया। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुए तशद्दुद में 4 किसानों और एक रिपोर्टर समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा अहम मुलजिम हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है और 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। इसी दौरान में मरकजी वज़ीर अजय मिश्रा के घर पर पुलिस ने नोटिस पेस्ट कर दी है। ये नोटिस सेक्शन 160 के तहत है और इसमें उनके बेटे आशीष मिश्रा को कल सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए लखीमपुर खीरी बुलाया है। यहाँ उसे जांच कमेटी के सामने अपना पहलू रखना होगा। वजीर का घर लखीमपुर के शाहपुरा कोठी इलाके में है। हालांकि बेटा घर पर नहीं है। सुबह लक्ष्मी ने भी कहा था, IG लक्ष्मी ने भी कहा था कि आशीष कहाँ है, इस बारे में पता नहीं है। सीतापुर के गेस्ट हाउस में 2 दिनों तक महसूर रहने के बाद कल राहुल गांधी के हमरा लखीमपुर खीरी के मुतासरा कुंभों से मुलाकात के बाद से प्रियंका गांधी का BJP हुकूमत पर हमला जारी है। तरी असरा उन्होंने ऐलान किया कि आखिर तक लड़ाई लड़ती रहेंगी, क्योंकि मुतासरा कुंभों का कहना है कि जब तक मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला को बर्खास्त नहीं किया जाता और कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उस वक्त तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि आखिर तक अंजाम तक हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। तमाम मुतासरा कुंभों का कहना है कि उन्हें इंसाफ तब मिलेगा जब मरकजी वज़ीर की बर्खास्तगी होगी और कातिलों की गिरफ्तारी होगी। दरअसल प्रियंका गांधी ने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए भी वज़ीर ममलिकत अजय मिश्रा के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया, जिनके बेटे पर कई किसानों को गाड़ी से रौंदकर मौत के घाट उतारने का इल्ज़ाम है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब तक वज़ीर ममलिकत इस्तीफ़ा नहीं देते मामले की गैर जानिबदाराना तफ्तीश नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी पूछा कि इस वाक़े की तहकीकात मौजूदा जज से क्यों नहीं कराई जा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब किसी सिटिंग जज से गैर जानिबदाराना तहकीकात होगी तो वज़ीर को इस्तीफ़ा देना पड़ जाएगा। तशद्दुद से मुतासरा अहले खाना से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि जमहूरियत में इंसाफ एक हक़ है और इंसाफ के लिए मैं अपनी लड़ाई जारी रखूँगी।
कल मैं जितने भी मुतासरा कुंभों से मिली, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का मुतालबा किया। बात करने दो प्रियंका जी। मैम, आप किसानों से मिली, अरे बात परिवार से आपको लगता है मुआवजा जो है बेहद काफी, भैया हटिए ना, बेहद काफी है यही मुआवजा। आराम से। हाँ, तीनों परिवारों में एक ही चीज कही जी, क्या मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए और तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके होते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो राज्य मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं। मैम, आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उनको हमें अरेस्ट कर सकते हैं बगैर FIR के, बगैर ऑर्डर के। जी, क्या उम्मीद लग रही है? तमाम वीडियो है तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? अपराधियों को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? मैम, आपने कहा था जब तक न्याय नहीं मिलेगा। लखीमपुर वाक़े में मारे गए लोगों के अफराद ख़ानदान को पंजाब और छत्तीसगढ़ हुकूमत ने 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश हुकूमत पहले ही 45-45 लाख रुपए दे चुकी है। इस तरह हर मुतासरा ख़ानदान को 1 करोड़ 45 लाख रुपए की मदद मिलेगी। लखीमपुर मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी न होने पर किसान तंजीमों में नाराज़गी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी 4 मांगे थी: मुआवजा, नौकरी, मरकजी वजीर के बेटे की गिरफ्तारी और मरकजी वजीर की बर्खास्तगी। मुआवजा मिल गया, FIR भी हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। हम 6 दिन का वक्त दे रहे हैं, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा मुजाहरा होगा। हुकूमत को अगर लगता है कि 45 लाख में समझौता हो गया तो किसान खानदान वो रकम वापस लौटा देंगे। लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेस कायद नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला यूपी बॉर्डर पर सहारनपुर में रोक दिया गया। इससे नाराज कांग्रेसियों ने यूपी पुलिस का पहला बैरिकेड तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने सिद्धू और उनके साथ गए वजीर अमरिंदर सिंह, राजा विजेंद्र सिंगला, गुरप्रीत कोटली समेत कई MLAs को हिरासत में ले लिया। आज शाम में सिद्धू की रिहाई अमल में आई। वरुण गांधी और उनकी वालदा मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी से हटा दिया गया। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यूपी के लखीमपुर खेरी तशद्दुद मामले में वरुण गांधी के लगातार ट्वीट करने के बाद ये कदम उठाते हुए उन्हें सजा दी गई। ख्याल रहे कि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने लखीमपुर वाक़े के हवाले से लगातार ट्वीट किए थे और किसानों को निशाना बनाए जाने पर नाराज़गी का इजहार किया था। ताहम पार्टी ज़राए का कहना है कि ये तब्दीली मामूल का अमल है। गौरतलब है कि लखीमपुर खेरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़े के हवाले से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने चारशंबे के रोज़ एक वीडियो शेयर किया था। जुमेरात को उन्होंने इस वाक़े का एक और वीडियो शेयर किया। दूसरे वीडियो की क्वालिटी पहले वाले से बेहतर है और इसमें मनाजिर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं, ताहम इस वीडियो की ताहाल तस्दीक नहीं हुई। लखीमपुर खेरी तशद्दुद वाक़े में 8 अफराद की जान गई थी, जिसमें 4 किसान शामिल हैं। वरुण गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए जुमेरात को लिखा था कि बेकसूर किसानों का खून बहाने वालों को सजा देनी होगी। बीजेपी ने अपनी नई वर्किंग कमेटी में बेशतर नए चेहरों को जगह दी, जिनमें मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह, छत्तीसगढ़ में अजय चंद्राकर, लता ओसेंडी, मध्य प्रदेश में वजीर निरुत्तम मिश्रा शामिल है। इस बार जगह पाने से महरूम रह जाने वाले लोगों में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, मेनका गांधी, वरुण गांधी और विनय कटियार अहम हैं। पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने एक 344 रुकनी कौमी वर्किंग कमेटी का ऐलान किया है। हरियाणा के अंबाला में लखीमपुर खेरी जैसा वाकया सामने आया। खबर है कि अंबाला में रुकने पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी के काफिले की गाड़ी से एक किसान को टक्कर लग गई। इस हादसे में किसान जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। हादसे की खबर मिलने के बाद किसान जाए वाक़े पर जमा होना शुरू हो गए। पुलिस फोर्स भी तैनात की गई ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। मौसूला इतलात के मुताबिक अंबाला के नारायणगढ़ में सैनी धर्मशाला में प्रोग्राम था। इसमें कुरुक्षेत्र से रुकने पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जब इसकी खबर किसानों को मिली तो वो एहतजाज जाहिर करने के लिए जमा होना शुरू हो गए। किसानों की मुखालिफत की खबर पर पुलिस भी वहां पहुंच गई।
प्रोग्राम खत्म होने के बाद रुकने पार्लियामेंट सैनी काफिले समेत वहां से निकले। इसी दौरान एहतजाज कर रहे किसान अचानक से गाड़ी के सामने आ गए। इसी दरमियान एक गाड़ी से किसान को टक्कर लग गई और वो जख्मी हो गया। किसानों का इल्जाम है कि किसान सियाह झंडे दिखा रहे थे, तभी रुकने पार्लियामेंट के काफिले की एक गाड़ी से किसान भवनप्रीत को टक्कर लग गई। किसानों का यह भी कहना है कि कत्ल के इरादे से गाड़ी उन पर चढ़ाने की कोशिश की गई। भारतीय किसान यूनियन ने नारायणगढ़ थाने में इस ताल्लुक से शिकायत भी की है। उत्तर प्रदेश के जिले बाराबंकी के दीवा इलाके में आज सुबह सवेरे एक बस और ट्रक के दरमियान जबरदस्त टक्कर में कम से कम 14 अफराद हलाक और तकरीबन 30 अफराद जख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक दिल्ली से बहराइच जाने वाली डबल डेकर बस दीवा के इलाके बाबुरिया गांव के करीब किसान शाहराह पर मुखालिफ सिंध से आने वाले ट्रक से टकरा गई। अली सुबह होने वाला ये हादसा इतना खौफनाक था कि डबल डेकर बस के परखचे उड़ गए, जबकि ट्रक के साथ बस का तसादुम हुआ। इसकी भी हालत ख़राब हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ट्रक दिल्ली से बहराइच की जानिब गामजन था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाहरी रिंग रोड के किसान शाहराह पर मवेशी को बचाने के चक्कर में डबल डेकर बस सामने से आ रहे बालू से भरे ट्रक से टकरा गई। जख्मियों को बाराबंकी और लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया। जख्मियों में बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन शामिल हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव मुहिम शुरू की। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में जुमेरात को नामालूम बंदूक बरदारों ने एक स्कूल अहाते में एक प्रिंसिपल समेत 2 टीचर्स को गोलियां बरसाकर अबदी नींद सुला दिया। सरकारी ज़राए ने बताया कि श्रीनगर के ईदगाह इलाके में जुमेरात को नामालूम असलहा बरदारों ने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ईदगाह के अहाते में 2 टीचर्स पर गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में दोनों शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि दोनों को नाजुक हालत में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ीन की शिनाख्त सतिंदर कौर साकिन आलूची बाग और दीपक चंद साकिन जम्मू के बतौर हुई है। सतिंदर कौर मस्कुरा स्कूल की प्रिंसिपल थी, जबकि दीपक चंद एक उस्ताद के बतौर तैनात था। ये वाक़या मारूफ केमिस्ट मक्खन लाल बिंद्रू की नामालूम असलहा बरदारों के हाथों हलाकत के एक रोज़ बाद पेश आया। बता दें कि नामालूम बंदूक बरदारों ने मक्खन लाल बिंद्रू को मंगल की शाम अपनी दुकान वाक़े इकबाल पार्क श्रीनगर के बाहर गोलियां बरसाकर अबदी नींद सुला दिया था। इसी शाम श्रीनगर के लाल बाज़ार में बिहार के पानीपुरी बेचने वाले एक शहरी और हाजन के एक सोमो स्टैंड सदर को भी गोलियां बरसाकर हलाक कर दिया गया था। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि अक़लियती फ़िरक़े से वाबस्ता लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में शहरी हलाकतों के मुर्तकिबीन को ढूंढ कर कहफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोग टेररिज़म के बजाय तरक्की चाहते हैं। मौसूफ़ मरकज़ी वज़ीर ने इन बातों का इज़हार जुमेरात के रोज़ वसती कश्मीर के ज़िले बुडगाम में वाक़ सयाहती मकाम दूधपत्री के दौरे के दौरान मीडिया के साथ बातचीत करते हुए किया। तक जो है सिर्फ तवाफ की पॉलिटिक्स होती थी। आज तरक्की के रास्ते से सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट में गवर्नमेंट मिल करके काम कर रही है। आज जो है वो तमाम एक ऐसा आज़ादी के बाद से जो डेवलपमेंट और विकास जम्मू कश्मीर के लोगों का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और लोग इलेक्शंस के दौरान आते हैं, इलेक्शंस के दौरान आकर के अपनी बात कहते हैं, लेकिन हम जो है वो लोगों की बात सुन रहे हैं। जो कुछ भी डेवलपमेंट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो होना चाहिए उसके बारे में भी लोगों से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही है।
और मैं मानता हूं कि यही तरीका होगा जो डेवलपमेंट के रास्ते पे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतर तरीके से आगे ले जा सकेगा। हमारा नरेंद्र मोदी जी का सरकार का संकल्प है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के आंखों में खुशी और उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, और उसके लिए सर लगातार इनोसेंट किलिंग हो रही है। आज भी श्रीनगर में 2 टीचर्स किलिंग हुई, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और आज जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं, टेररिज्म नहीं चाहते। और टेररिज्म के रास्ते पर जो लोग इस तरह की हरकतें करके जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट पे जो है वो स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर में माइनॉरिटी को निशाना बनाया जा रहा है कल से लगातार। देखिए, जो यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं वो पूरी तरह से महफूज रहेंगी, और उनकी हिफाजत और उनको महफूज रखना हमारी नेशनल ड्यूटी है। और इसलिए जो है वो जो कुछ भी हो रहा है उसका जो लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तानी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। आज डीजल के दाम में 35 पैसे और पेट्रोल के दामों में 30 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपये 24 पैसे और डीजल 91 रुपये 83 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया। इस महीने ये छठी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इस महीने सिर्फ 7 दिन में ही पेट्रोल 1 रुपया 60 पैसे और डीजल 1 रुपया 90 पैसे महंगा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आज पूरे मुल्क में नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा करके अहले वतन को अजीब तरह का तोहफा दिया। कांग्रेस की तर्जुमान अलका लांबा ने जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत महंगाई में इजाफा करने का काम मुसलसिल कर रही है, और नवरात्रि पर उसने रसोई गैस की कीमत में 15 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा करके मुल्क के गरीबों के साथ गैर हिस्सासियत का मुजाहरा किया। उनका कहना था कि एलपीजी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है, लेकिन हमारे यहाँ इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हैरत की बात है कि मुल्क में सिलेंडर गैस की कीमत कई रियासतों में 1000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि एलपीजी सिलेंडर की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 664 रुपये 27 पैसे है। मैं थोड़ा सा मीडिया का ध्यान इस अखबार पे भी ले जाना चाहती हूँ। कच्चे तेल में उबाल से बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पूछना चाहती हूँ मीडिया के साथियों से, ये हेडलाइंस तब क्यों नहीं बनी? राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 140 तो हमारे समय पर थी। ये हेडलाइन जब इसी मोदी सरकार में कच्चे तेल की कीमतें 40 भी थी, $40 प्रति बैरल भी थी, तब क्यों नहीं सवाल पूछा कि कच्चे तेल की कीमतों में उबाल नहीं, बिल्कुल नीचे हैं, तब भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर क्यों थे? ये सवाल क्यों नहीं मीडिया पूछता? मैं पूछना चाहती हूं। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत सभी 8 मुलजिमीन को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया। उन्हें जुमेरात की रात एनसीबी दफ्तर में ही रखा जाएगा। कोविड-19 की जांच रिपोर्ट ना होने की वजह से उन्हें आर्थर रोड जेल नहीं भेजा जाएगा। मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक सभी मुलजिमीन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन अदालत ने इजाज़त नहीं दी। फैसले के बाद आर्यन के वकील सतीश मानशिंडे ने कोर्ट से जमानत पिटीशन पर भी सुनवाई करने की अपील की। इसका एएसजी अनिल सिंह ने मुखालिफत की। कोर्ट ने भी जमानत पर आज सुनवाई करने से मना कर दिया। अब जुमे के रोज सुबह 11 बजे इस पिटीशन पर सुनवाई होगी। सतीश मानशिंडे ने कोर्ट से कहा कि 2 रातों से आर्यन से पूछताछ नहीं हुई, फिर भी एनसीबी आर्यन की कस्टडी मांग रही है। मानशिंडे ने कहा कि एनसीबी बार बार कह रही है कि वो अहम मुलजिम तक पहुंचना चाहती है, लेकिन तब तक आर्यन को कैदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। साल 2020 में दिल्ली में होने वाले फसादात के कुछ मामलात में दिल्ली पुलिस की तफ्तीश को गैर हिस्सास और मज़हका खेज करार देने वाले ज़ैली अदालत के जज विनोद यादव का तबादला कौमी राजधानी की एक दीगर अदालत में कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जज ने दिल्ली पुलिस पर तनकीद करते हुए कहा था कि मुनासिब तफ्तीश नहीं करने से जमहूरियत को नुकसान होगा। ख्याल रहे कि एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव
कुड़कुट डोमा जिला अदालत में फसादात से मुतालिक मामलों की समाअत कर रहे थे। उनका तबादला राउज एवेन्यू अदालत में खुसूसी जज पीसी खानून सीबीआई के तौर पर किया गया। वो जज वीरेंद्र भट्ट का मुकाम हासिल करेंगे जो अब किसी और अदालत में एएसजे का ओहदा संभालेंगे। विनोद यादव ने अपने तबादले से एक दिन खबर दिल्ली पुलिस पर तनकीद करते हुए कहा था कि पुलिस के गवाह हलफ उठाकर झूठ बोल रहे हैं और मुतज़ाद बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये तबसरा शुमाल मशरकी दिल्ली में हुए फसाद के मामले की समाअत के दौरान किया था, जब एक पुलिस एहलकार ने 3 मुबैना फसादियों की शिनाख्त की, लेकिन एक दीगर ने कहा कि तफ्तीश के दौरान उनकी शिनाख्त नहीं की जा सकी। 66 साल की ममता बनर्जी ने जुमेरात के रोज़ बहैसियत रुकने असेंबली हलफ लिया। बंगाल की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ जब गवर्नर एमएलएस को हलफ दिलाने के लिए असेंबली पहुंचे। खास बात यह रही कि इस बार गवर्नर जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी के बीच कोई खास तलखी नज़र नहीं आई। इसके पहले तक दोनों एक दूसरे पर जुबानी हमले करते रहे हैं। ममता बनर्जी ने बाई इलेक्शंस में भवानीपुर से बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से भी ज़्यादा वोटों से हराया। उन्होंने जीतने के बाद कहा था कि भवानीपुर में करीब 46% नॉन बंगाली हैं और इन सभी ने मुझे वोट दिए। कॉलेज के दिनों से सियासत में आने वाली ममता बनर्जी के सामने तमाम चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1990 में उन पर जानलेवा हमला हुआ। 1993 में पुलिस ने उन्हें पीटा, लेकिन वो हर मामले के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत हुई। अब उनका ख्वाब बीजेपी को मरकज़ से इक़्तिदार से हटाने का है। इसके लिए वो क्या कर रही हैं, अभी तक उन्होंने क्या किया, ये जानने के लिए सब लोग बेचैन हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में आज सुबह तकरीबन 3:30 बजे आने वाले शदीद ज़लज़ले में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए हैं और 150 से ज़्यादा अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वहीं बलूचिस्तान के डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नासिर अली बख्टी ने कहा है कि अब तक 200 से ज़्यादा ज़ख्मियों को इलाज फराहम किया गया, जबकि 9 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है और उन्हें बज़रिए हेलीकॉप्टर कोयटा मुंतकिल किया गया। उनमें 4 ख़वातीन, 2 बच्चे और 3 मर्द शामिल हैं। ज़लज़ले की वजह से 5 बच्चे भी हलाक हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हरनाई शहर और दीगर इलाकों में ज़लज़ले के सबब मुतअद्दिद मकानात को भी नुकसान पहुँचा है और मलबे से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। ज़लज़ले से 100 से ज़्यादा कच्चे मकानात मुनहदिम होने की इत्तला है। ज़लज़ला रिचर्ड स्केल पर 5.9 इसकी इंटेंसिटी नापी गई थी। अमेरिका के टेक्सास रियासत के एक हाई स्कूल में चारशंबे के रोज़ फायरिंग हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टीचर और 4 स्टूडेंट जख्मी हुए हैं। इस वाक़े का अगर बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पे कुछ तुलबा के बीच में झगड़ा हुआ था। फायरिंग की जानकारी मिलने के बाद पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची थी और 1700 स्टूडेंट्स और टीचर्स को महफूज बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद मुलजिम तालिब इल्म को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने पिस्तौल भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक स्कूल की एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ। इसके बाद 18 साल के टिमोथी जॉर्ज ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। अब नज़र डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 4,95,372 नए मामले दर्ज किए गए। इसी दौरान 9,247 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 23,72,21,817 हो गई, जबकि अब तक इससे 48,43,457 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,80,13,370 अफराद का इलाज चल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के नए केसेस में इजाफा हुआ है। हालांकि सेहतयाब होने वालों की तादाद उससे ज़्यादा रही, जिसकी वजह से एक्टिव केसेस में कमी का सिलसिला भी जारी है। दरिया असना चारशंबे को मुल्क में 43,09,525 अफराद को कोरोना की वैक्सीन दी गई थी।
वजारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22,431 नए केसेस की तस्दीक हुई, जिसकी वजह से मुतासर अफराद की तादाद 3,38,94,312 हो गई। दरियासना मजीद 24,602 मरीजों की सेहतयाबी के बाद कोरोना से नजात पाने वाले लोगों की तादाद 3,32,258 हो गई। एक्टिव केसेस 2,489 कम होकर 2,44,198 हो गए। वहीं 318 मरीजों की मौत की वजह से अमवात की तादाद बढ़कर 4,49,856 हो गई। एक स्थाई पर यह पिक्चर हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। दूसरा, हम आपको बताना चाहेंगे कि कंसिस्टेंट देश में हमारा वैक्सीनेशन कवरेज के ऊपर कार्य चल रहा है। अभी तक हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.94 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर को 3.6 करोड़ डोजेज, पीपल अब 45 ईयर्स को 40.51 करोड़ डोजेज और 18 से 44 साल के लोगों को 46.96 करोड़ डोजेज देते हुए टोटल देश ने 92.77 करोड़ डोजेज अब तक वैक्सीनेशन की सप्लाई की जा चुकी हैं, डिलीवर की जा चुकी हैं, जिसमें हम देखते हैं तो पाते हैं कि 67 करोड़ डोजेज फर्स्ट डोज के रूप में और 25.75 करोड़ डोजेज सेकेंड डोज के रूप में दी गई हैं, जिसमें मुख्यतः हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर की जो कि हमारे प्रायोरिटी एज ग्रुप्स में आते हैं, प्रायोरिटी कैटेगरीज में आते हैं, उसमें फर्स्ट डोज में 99% कवरेज, हेल्थ केयर वर्कर्स में सेकेंड डोज जो एलिजिबल हैं उसमें 85% कवरेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स में 100% फर्स्ट डोज कवरेज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को 35 PSC ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में वाक़ एम्स में हो रहे प्रोग्राम से इसकी शुरुआत हुई। वज़ीर आज़म ने लोगों को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर वैक्सीन तक की चुनौती थी। साथ ही कहा कि हुकूमत हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है। मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में बड़ी आबादी तो एक चुनौती ही थी, साथ ही हमारी जोग्राफिकल जो हालात थे वो भी एक चुनौती थे। इन चुनौतियों का मुल्क ने बहुत अच्छे से इसका सामना किया और इन चुनौतियों पर जीत हासिल की। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का भारत जनता की अपेक्षाओं, जनता की आवश्यकताओं का पूर्ण समाधान करते हुए ही आगे बढ़ेगा। आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती कि नागरिक उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आएगा तब कोई कदम उठाएंगे। सरकारी माइंडसेट और सिस्टम से इस भ्रांति को हम बाहर निकाल रहे हैं। अब सरकार नागरिक के पास जाती है। गरीबों को पक्का घर हो, बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन हो, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन हो, किसानों के बैंक खाते में सीधे हजारों करोड़ रुपए भेजने हो, पेंशन और बीमा की सुविधा हर भारतीय तक पहुंचाने के प्रयास हो, जनहित के ऐसे हर लाभ इसी वजह से तेजी से सही हकदार तक पहुंचे हैं। साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत इसी अप्रोच से आगे बढ़ रहा है। इससे दुनिया में मलेरिया के पहले टीके को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दे दी है। मलेरिया से सबसे ज़्यादा मुतासिर अफ्रीकी मुल्कों से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद WHO का फोकस दुनिया भर में मलेरिया वैक्सीन बनाने के लिए फंडिंग के इंतज़ामों पर होगा ताकि ये टीका हर ज़रूरतमंद मुल्क तक पहुँचाया जा सके। इसके बाद मुताल्लिक़ा मुल्कों की हुकूमतें तय करेंगी कि वो मलेरिया को कंट्रोल करने के तरीक़ों में वैक्सीन को शामिल करती हैं या नहीं। WHO ने कहा कि मलेरिया से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्कों के लिए ये वैक्सीन एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।